नमस्कार बच्चों। कल हमने कक्षा 8 में एक नया अध्याय आरंभ किया था, वर्ण विचार और उच्चारण। इसमें मैंने आपको वर्णमाला, वर्ण के भेद, स्वर के भेद ये सारे समझा दिए थे और स्वरों के भेदों में हमने ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनि इत्यादि सब कुछ पढ़ लिया था। स्वरों की मात्राओं के बारे में जान लिया था और र के कितने भेद होते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम शुरू करते हैं कि स्वर का दूसरा भेद वर्ण का जो दूसरा भेद है, पहले भेद था स्वर जिसके बारे में जानकारी हम ले चुके हैं। दूसरा भेद है व्यंजन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा से शुरू करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। मैं बार बार आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा से आपको याद दिलवाना चाह रही हूँ कि जो स्वर है वो स्वतंत्र ध्वनियाँ होते हैं। उनके उच्चारण के लिए किसी की सहायता की, किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जो व्यंजन होते हैं उनके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता की ज़रूरत पड़ती है। स्वर के बिना व्यंजन अधूरे हैं और ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती हैं। इनके उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर, यानी रुक रुक कर, अवरुद्ध होना, बीच में बाधा आना, अवरुद्ध होकर मुख से बाहर निकलती है। ये मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा विकसित व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है। व्यंजन के भेद कितने हैं? व्यंजन के भेद उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। आप अपनी वर्णमाला में देख सकते हैं, ये वर्णमाला जो लिखी गई है इसमें ये जो 25 अक्षर हैं, क वर्ग के 5 अक्षर, च वर्ग के 5 अक्षर, ट वर्ग के 5 अक्षर, त वर्ग के और प वर्ग के 5-5 अक्षर मिलाकर ये कुल मिलाकर 25 वर्ण बनते हैं। तो स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होंठ, जिह्वा आदि के स्पर्श द्वारा होता है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। या यूं कह लीजिए, इन व्यंजनों के उच्चारण के समय हमारी जिह्वा मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनके 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण हैं। हर वर्ग का नाम उसके प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। जैसे पहली पंक्ति में क से शुरू हो रही है तो 5 वर्णों का नाम क वर्ग यानी क वाला ग्रुप रख दिया गया। दूसरी पंक्ति च वर्ण से शुरू हो रही है तो इन 5 अक्षरों का नाम च वर्ग रख दिया गया। इस तरह पहले वर्ण के आधार पर वर्ग का नाम रखा जाता है। अब आप हर वर्ग का 5वां अक्षर देखिए। क वर्ग का 5वां अक्षर है अंग, च वर्ग का 5वां अक्षर है अञ, ट वर्ग का 5वां अक्षर है अण, त वर्ग का 5वां अक्षर है न और प वर्ग का 5वां अक्षर है म। ये सभी जो हैं ङ, ञ, अण, न, म, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। पंचमाक्षर यानी 5वें अक्षर। इसके बारे में देखिए, यदि पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आ जाए तो पंचमाक्षर अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे वांग्मय, अन्य, चिन्मय, उन्मुख इत्यादि। ठीक है। अब 5वां अक्षर जो है इसको हम बिंदु के रूप में, अगर वो आधा अक्षर हो तो हम वर्ण के साथ, व्यंजन के साथ बिंदु के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर पंचमाक्षर के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए, जैसे आप देखिए ङ के बाद, ङ जो है क वर्ग का अक्षर है वांग्मय में और उसके बाद म प वर्ग से आ गया। अन्य शब्द में जो न है, आधा न, वो त वर्ग का पंचमाक्षर है और यह जो है वो दूसरा हमारा आ गया, जो अंतस्थ व्यंजन आ गया। ऐसे ही चिन्मय में न जो है वो त वर्ग का पंचमाक्षर है और उसके आगे प वर्ग का पंचमाक्षर आ गया म। ठीक है। उन्मुख में भी ऐसा ही हुआ है।
तो ये जो है बिंदु के रूप में जो है परिवर्तित नहीं होते। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है। जितने भी हम ऊपर देख रहे हैं क ख ग घ, अगर इनका हम ध्वनि विच्छेद करें तो क प्लस अ, ख प्लस अ, इस तरह अ अक्षर उनसे अलग किया जाता है। तो अगर हम हलंत हटाएंगे तो अ साथ जुड़ जाएगा, तो सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है। स्वर रहित व्यंजन दिखाने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ज, फ आदि। अब आप इस चीज को मान के चलिए कि जब हम पूरा क, पूरा ख, पूरा ग, पूरा प, पूरा ब कुछ भी वर्ण लिखते हैं तो उसमें जो है अस्वर मिला हुआ होता है, लेकिन जब हम अस्वर को अलग कर देते हैं तो वो वर्ण जो है आधी ध्वनि वाला रह जाता है और उसके नीचे हम हलंत लगाकर लिखते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वर तथा व्यंजनों के मध्य का होता है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ना तो पूरे स्वर होते हैं ना पूरे व्यंजन होते हैं। जिह्वा पूरी तरह से टच भी नहीं करती और वायु में अवरोध भी नहीं होता। तो ये बीच का जो आवाज निकालते हैं, तो ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, य, र, ल, व। आप इन्हें बोलकर देखिए, य, र, ल, व। इसमें जिह्वा जो है पूरी तरह से किसी भी भाग को जो है छू नहीं रही है और साथ में गले से भी आवाज आ रही है। तो ये संख्या जो है 4 व्यंजनों की है, जिन्हें हम य, र, ल, व कहते हैं। इनका नाम अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ का मतलब होता है मध्य, यानी मध्य बीच का, ना तो स्वर ना व्यंजन, उनके बीच का व्यंजन। ठीक है। अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा रगड़ खाने के बाद मुख से ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म होती है गर्मी, और जब हम हमारे मुंह से निकलने वाली हवा हमारे मुख के सभी स्थानों को से टकराकर, रगड़कर, या इसको कहते हैं घर्षण करके बाहर निकलती है। तो आप एक चीज देखिए, जब किसी वस्तु का घर्षण होता है तो उसमें से ऊर्जा पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर आप अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़िए। जब आप इनको जोर जोर से रगड़ेंगे तो उनमें जो है ऊर्जा पैदा हो जाती है। ऊर्जा पैदा होने से गर्मी निकलती है। ठीक है। आप अगर अपने गाल को भी लगातार सहलाते रहेंगे, रगड़ते रहेंगे, तो उसमें भी ऊर्जा पैदा हो जाती है। ऊर्जा यानी ऊष्मा। इसी तरह जब हमारे गले से निकलने वाली हवा हमारे मुख के भागों से रगड़ कर निकलती है तो उसमें गर्मी पैदा होती है। इसलिए इस रगड़ कर पैदा होने वाली हवा से बने व्यंजन जो हैं वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 है, इन्हें आप बोल कर देखिए, श, श, स, ह। तो रगड़ के हवा आ रही है तो मुख से गर्मी भी निकलती है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन है। अब आगे आगे संयुक्त व्यंजन। अब आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, ऊपर हमने व्यंजन के जो भेद हैं वो 3 माने हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन गिनती में 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 है। तो कुल मिलाकर इनकी संख्या 25 और प्लस 8 33 होती है। ठीक है। लेकिन ये जो व्यंजन हम अब पढ़ने जा रहे हैं, संयुक्त व्यंजन, तो इनको अगर हम मिला दें तो इनको मिलाने के बाद हमारी जो संख्या है स्वरों की 39 हो जाती है। देखिए, जब दो या दो से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं। स्वर रहित यानी जिसमें आ का स्वर मिला हुआ नहीं होता। जब ये दो व्यंजन आपस में मिलकर कोई स्वर बनाते हैं, कोई नया व्यंजन बनाते हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क प्लस श। अब क और श दोनों में ही अ की ध्वनि मिली हुई नहीं है,
तो ये क्ष बन गया, यानी आधा स्वर बन गया। और अगर हम श के बाद इसमें अ का स्वर मिला दें तो ये पूरा क्ष बन जाता है। ज प्लस ञ ये बन गया ज्ञ, त प्लस र ये बन गया त्र, श प्लस र ये बन गया श्र। अब 4 हमारे व्यंजन हैं जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं और ये हिंदी वर्णमाला के व्यंजन माने जाते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इनसे बनने वाले शब्द भी आप देख लीजिए, कक्ष, रक्षा, ज्ञान, यज्ञ, त्रिभुज, त्रिफला, श्रवण, श्रावण। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी दो आवाजों से मिलके ये व्यंजन बना है। क्ष जो है वो क और श को मिलकर बना है, त्र जो है वो त और र को मिलकर बना है, ज्ञ जो है वो ज और ञ को मिलकर बना है, श्र जो है वो श और र से मिलकर बना है। अब आगे आते हैं द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का मतलब होता है जो 2 बार प्रयोग में आए, एक जैसा वो व्यंजन जो 2 बार प्रयोग में लाया जाए। जब एक स्वर रहित व्यंजन यानी आधा व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन यानी अपने जैसे पूरे व्यंजन के साथ मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे आधे क का पूरे क के साथ मेल, आधे च का पूरे च के साथ मेल, आधे ट का पूरे ट के साथ मेल, आधे म का पूरे म के साथ मेल और आधे ल का पूरे ल के साथ मेल। और इनसे बनने वाले शब्द भी नीचे दिए गए हैं, धक्का, बच्चा, मिट्टी, धम, दिल्ली आदि। ये हैं द्वित्व व्यंजन, जिसमें एक जैसे 2 व्यंजन प्रयोग होते हैं। एक स्वर रहित होता है यानी आधा और एक स्वर सहित होता है यानी पूरा, लेकिन होते दोनों एक जैसे हैं। आगे आ गया संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर रहित व्यंजन से मेल होता है, यानी एक स्वर रहित है दूसरा स्वर सहित है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं है, द्वितीय वर्ण जैसे नहीं है, द्वितीय व्यंजन जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे आधे म का ह के साथ मेल हो गया, आधे म का पूरे न के साथ मेल हो गया, आधे प का पूरे र के साथ मेल हो गया। ये जो पदेन र होते हैं ना, पैर के बीच में र, ये पूरा व्यंजन होता है। और जिस व्यंजन के पैर में लगा होता है वो व्यंजन आधा होता है। तो प्र में प आधा, र पूरा। आधे न का य के साथ व्यंजन, इस तरह बाकी भी आप देख सकते हैं। इनके उदाहरण भी हैं, मह की ध्वनि बन गई कुम्हार, मन की ध्वनि बन गई तुम्हारा, प्र की ध्वनि बन गई प्रचार, मन की ध्वनि बन गई निम्न, प्र की ध्वनि बन गई प्रचार, प्रभात, न्य की ध्वनि में आ गया अन्य, न्याय, क्य की ध्वनि में आ गया क्या, क्यों, क्यारी, श की ध्वनि में आ गया पश्चिम, पश्चात, निश्चय इत्यादि। त्व की ध्वनि में आ गया महत्व। उसके बाद आ गया त्य की ध्वनि में आ गया त्योहार या त्याग, प्य की ध्वनि में आ गया प्यास, प्यारा, स्व की ध्वनि में आ गया स्वाद, स्वागत इत्यादि। इस तरह आपने देखा संयुक्ताक्षर जो हैं वो एक आधा और एक पूरा अक्षर मिलकर नए शब्द बनाते हैं। आगे आ गया वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी हम जो व्यंजन बोलते हैं वो मुख के किस भाग से उच्चरित होते हैं, उनका उच्चारण स्थान कौन सा है, उसके बारे में जानेंगे। मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। यानी अगर हम अपने गले से कंठ से बोलते हैं तो वो व्यंजन कंठ्य कहलाएंगे। अगर तालु से टकराकर हमारी जीवा व्यंजन का उच्चारण करती है तो वो तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। अगर दांतों से जीवा टच करके स्पर्श करके व्यंजन का उच्चारण करती है तो वो दंत्य व्यंजन हो गए। जब हम कोई व्यंजन बोलने के लिए होठों का प्रयोग करते हैं तो वो ओष्ठ व्यंजन हो गए। इसके बारे में अब डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है कंठ्य व्यंजन, कंठ बोलते हैं गले को। तो गले से जो आवाजें निकलती हैं उसमें जीवा जो है किसी भी उसमें टकराती नहीं है, ठीक है, गले से आवाज निकलती है। इसमें कौन से स्वर और व्यंजन आते हैं, अ, आ, अहा, क, ख, ग, घ, ङ, ह। इसमें जीवा की जो अगली नोक है वो कहीं पे भी नहीं स्पर्श कर रही,
तो ये आवाजें गले से आ रही हैं, इसलिए ये कंठी व्यंजन है। अगला है तालव्य, जो हमारे दांतों के और गले के बीच में ऊपर का जो कठोर तालु होता है, तालु आप जो आपके नाक के अंदर नीचे जो मुंह के अंदर का भाग है, ऊपर का जो छत सी है, उससे अगर जीवा टकराती है तो आप देखिए वो तालव्य व्यंजनों का उच्चारण करती है। कौन सी व्यंजन है? ई, ई, च, छ, ज, झ, ञ, य, श, श। ठीक है। आगे है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन होते हैं आपके तालु के आगे और आपके दांतों के ऊपर जो कठोर भाग होता है, तालु के आगे और दांतों के ऊपर पीछे जो कठोर भाग होता है, जब हमारी जिह्वा का अगला भाग उससे स्पर्श करता है तो इन व्यंजनों का उच्चारण होता है। आप बोल कर देखिए, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, अढ़, र, श। ठीक है। आप देखेंगे कि आपकी जिह्वा का जो अग्र भाग है वो दांतों के पीछे ऊपर कठोर मूर्धन्य जगह से टकरा रहा है, इस मूर्धा से टकरा रहा है, इसलिए उसे मूर्धन्य व्यंजन बोलेंगे। अगला आ गया दंत्य व्यंजन। दंत्य यानी दांत। जब जीवा का स्पर्श दांतों से होता है और हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो वो दंत्य व्यंजन है। जैसे त, थ। आप बोलते हुए जान पाएंगे कि आपकी जीवा दांतों को स्पर्श कर रही है। बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न, ल, स, ज। ठीक है। तो ये हमारे हो गए दंत्य व्यंजन। पांचवा इसका जो उच्चारण स्थान है वो है ओष्ठ्य। ओष्ठ बोलते हैं होठों को। ठीक है। तो दोनों होठों को सिकोड़ कर या फैलाकर या स्पर्श करके आपस में हम व्यंजनों को बोलते हैं तो वो बन जाते हैं ओष्ठ व्यंजन। जैसे ऊ आप बोलते हैं तो आपके होंठ गोल अवस्था में आ जाते हैं सिकुड़ कर, ऊ। इसमें आपकी जीभा का कोई भाग जो है उसमें रोल नहीं रहता है। आप अपने होंठों से बोलते हैं, ऊ, प, फ, ब, भ, म। आपने देखा कि इन व्यंजनों को बोलते हुए केवल आपके होंठ आपस में स्पर्श कर रहे हैं। अब इसके भी आगे चार और भाग बताए गए हैं। दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य मतलब ऊपरी दांत और निचले होंठ से जो व्यंजन बोले जाते हैं, ये दो होते हैं, व और फ। आपने देखा कि व और फ बोलते समय हम दोनों होंठों को स्पर्श नहीं कर रहे, निचले होंठ और ऊपरी दांतों का स्पर्श करके ये व्यंजन बोल रहे हैं। आप बोल के देख भी सकते हैं, व, फ। ठीक है। अब ये फ के नीचे नुक्ता है, ऊपर जो हमने ओष्ठ्य व्यंजन फ बोला था वो दोनों होठों को मिलाकर बोला जाता है, लेकिन नुक्ते वाला फ बोला जाता है तो दांत और निचले होंठ से मिलाया जाता है। अगला है नासिकीय व्यंजन। नासिकीय व्यंजन होते हैं कि जब मुंह के साथ साथ नाक से भी हवा बाहर निकलती है, नाक से आवाज आती है, की आवाज आती है, जैसे अंगा, अन्या, अण, न, म। ये जो स्पर्श व्यंजनों के पंचमाक्षर हैं वो सारे के सारे नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। अगला आ गया कंठ तालव्य व्यंजन। जब हम कोई व्यंजन बोलते हुए कंठ और तालु दोनों का प्रयोग करते हैं, ये भी दो हैं, ए। उसके बाद है कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य मतलब कंठ और गले को मिलाकर जो व्यंजन बोले जाते हैं, ओ, आओ, आ जो है वो आगत ध्वनि है अंग्रेजी की, तो ये तीनों ध्वनियां कंठोष्ठ्य व्यंजन कहलाती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है।